वेलकम टू एडू और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जो अंग्रेज़ों का प्रवेश होता है भारत में, किस प्रकार से प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध और उसके बाद जितने सारे परवर्ती जो मुग़ल शासक थे उनको पराजित करके ये नवाबों को क्या करते हैं, एक एक करके उनके राज्यों पर कब्जा करते हैं और धीरे धीरे उन पर उनका भारत में कब्जा होता है। तो हमने क्या देखा कि 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के स्थित जो अंग्रेज़ों का किला था उस पर आक्रमण कर दिया और इस प्रकार कलकत्ता के प्लासी के मैदान में अंग्रेज़ों और नवाबों के बीच एक युद्ध शुरुआत हो गया, जो इतिहास में प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो बेहद इम्पॉर्टेंट है प्लासी का युद्ध। तो चलिए हम लोग उसे कंटिन्यू करें। तो एक घटना आता है जिसे ब्लैक होल का घटना कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्लैक होल का घटना कहा जाता है। तो देखते हैं हम लोग ब्लैक होल के घटना को कि 23 जून 1756 ईस्वी को 23 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने 18 इंच और 14 इंच लंबाई के एक छोटे से कमरे में, अर्थात 18 इंच लंबा और 14 इंच चौड़ा एक छोटा सा कमरा था, उसमें 146 अंग्रेज़ों को कैद कर दिया, जिसमें से महिला, बच्चे, पुरुष सभी थे। पर सुबह में जब उस कमरे के दरवाजे को खोला गया तो पाया गया कि मात्र 123 लोग जून की उमस भरी गर्मी और सांस लेने में तकलीफ के कारण मर गए और केवल 23 लोग जीवित बचे। इस घटना को ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 23 जून 1756 ईस्वी को एक घटना घटित गई। हालांकि इसके बारे में कहाँ तक सत्य है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ये शायद सत्य घटना है, क्योंकि इसके बारे में जानकारी उसी में का एक जो बचा हुआ अंग्रेजी नागरिक था जिसका नाम था हॉलवेल। तो उसी से इस घटना की जानकारी मिलती है कि 23 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने क्या किया कि एक 18 इंच लंबा और 14 इंच चौड़ा लंबाई के एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को कैद कर दिया। शाम में कैद कर दिया और मात्र वो छोटा सा कमरा था जिसमें महिला, बच्चे और पुरुष सभी थे। जब सुबह में उस कमरे के दरवाजे को खोला गया तो पाया गया कि 123 लोग मर गए हैं, क्योंकि वह एक तो छोटा सा कमरा था और ऊपर से जून का उमस भरा गर्मी का महीना था। तो सांस लेने में तकलीफ के कारण और गर्मी के कारण 123 लोग मर गए, केवल 23 लोग ही जिंदा बचे थे। उसमें एक जिंदा व्यक्ति जिसका नाम था हॉलवेल, तो उसने इस घटना के बारे में बताया और इसी कारण इस घटना को ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना कहते हैं। लेकिन इस घटना की सत्यता कहाँ तक है इसकी जानकारी नहीं मिलती, याद रखेंगे। लेकिन इस घटना के बारे में यदि जानकारी मिलती है तो वह इसी हॉलवेल के कारण मिलती है। इस घटना के बारे में किसने बताया? तो हॉलवेल ने बताया, जो कि इसी में का एक बचा हुआ अंग्रेज नागरिक था। याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह पूछा जाता है कि काल कोठरी की घटना कब की बात है? तो 23 जून 1756। इसमें कितने लोग जिंदा बचे? तो 23 लोग। कितने लोग मर गए? तो 123। और कितने लोग थे टोटल? 146। और 18 इंच की लंबा और 14 इंच की चौड़ा यह एक छोटा सा कमरा था और जून की उमस भरी गर्मी का महीना था और इसी कारण इसमें घुटन के कारण 123 लोग मर गए। और इस घटना की जानकारी किसने दी? तो उसी में के एक बचा हुआ नागरिक जिसका नाम था हॉलवेल। 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की स्थिति में सुधार के लिए मद्रास से कलकत्ता आता है। तो याद रखेंगे, तो 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की स्थिति में सुधार के लिए मद्रास से कहाँ पे आया? तो कलकत्ता आया। वह पहले मद्रास में क्या था? तो मद्रास का वह गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता आकर सिराजुद्दौला के विरोधियों मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ कौन था? तो बंगाल का एक बहुत बड़ा बैंकर था। इन सभी के साथ वह संधि कर लेता है। उम्मीद चंद से भी संधि कर लेता है और इस संधि में यह तय होता है
कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा और बदले में मीर जाफर अंग्रेजों को क्या करेगा, तो उपहार देगा। याद रखेंगे। तो जब उसने देखा कि यह ब्लैक होल की घटना घट गई और 23 जून 1757 ईस्वी को यह किले पर आक्रमण कर दिया। कौन? सिराजुद्दौला ने। तो अब स्थिति को सुधारने के लिए 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव उस समय मद्रास का गवर्नर था। तो अंग्रेजों की स्थिति को सुधारने के लिए उसे मद्रास से कलकत्ता बुलाया जाता है। वह मद्रास से कलकत्ता आता है। तो कलकत्ता आकर सबसे पहले यह जो रॉबर्ट क्लाइव था वह मीर जाफर के सिराजुद्दौला के विरोधियों के साथ संधि करता है ताकि अपनी स्थिति को मजबूत करके सिराजुद्दौला के विरुद्ध एक मजबूत सैन्य आक्रमण किया जा सके। तो हमने बताया था कि उसके प्रमुख शत्रु कौन थे, तो ओमी चंद, मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ जो कि बंगाल का बहुत बड़ा बैंकर था उस समय। तो इन सभी के साथ यह जो रॉबर्ट क्लाइव है वह संधि कर लेता है और इस संधि में क्या तय होता है कि मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाया जाएगा सिराजुद्दौला को हटा करके। लेकिन मीर जाफर अंग्रेजों को क्या करेगा, बदले में उपहार देगा। याद रखेंगे। नवाब के विरोधियों से गुप्त संधि के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्ति थी यह मजबूत हो गई। तो इस प्रकार यह एक जो संधि हुई यह एक गुप्त संधि थी। तो संधि तो हो गई, इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति मजबूत हो गई। इस प्रकार यह पहले ही तय हो गया कि पलासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय होगी। अब चूंकि इनकी शक्ति तो मजबूत हो गई तो इस प्रकार यह पहले से ही तय हो गया कि अब अंग्रेजों की विजय सुनिश्चित है, निश्चित तौर पे हो जाएगी। याद रखेंगे। तो पूछा जाता है कि कौन कौन से जो है सिराजुद्दौला के विरोधी थे जो रॉबर्ट क्लाइव के साथ संधि कर लिए। तो एक तो था मीर जाफर, राय दुर्लभ, उसके बाद जो महत्वपूर्ण बैंकर था बंगाल का जगत सेठ, ओमी चंद, ये सभी क्या करते हैं, तो संधि कर लेते हैं। याद रखेंगे। नवाब के अधिकारियों के विरोधी हो जाने के कारण रॉबर्ट क्लाइव की 1500 सेना ने सिराजुद्दौला की 50,000 सैनिकों को क्या कर दिया, तो पराजित कर दिया। साथ ही मीर जाफर ने धोखे से सिराजुद्दौला की आधी सेना को ब्रिटिश सरकार में मिला लिया। तो याद रखेंगे कि एक तो मीर जाफर सागा संबंधी भी था और साथ ही साथ वह दुश्मन भी था। किसका? वह नवाब बनना चाहता ही था पहले से, तो वह सिराजुद्दौला का दुश्मन भी था। तो नवाब के अधिकारियों, चूंकि नवाब के कौन कौन से अधिकारी विरोधी हो गए थे, मीर राय दुर्लभ, जगत सेठ, ओमी चंद, तो ये सभी विरोधी हो गए थे सिराजुद्दौला के। तो इसी का फायदा उठा करके मात्र रॉबर्ट क्लाइव के पास 1500 सेना थी, तो सिराजुद्दौला के पास 50,000 सेना थी। तो इनको रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित कर दिया। क्यों? क्योंकि मीर जाफर ने धोखे से उसके 25 से 30,000 सैनिकों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। याद रखेंगे। तो इस प्रकार प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को खत्म हो गया और इसमें जो रॉबर्ट क्लाइव था वह विजेता बन गया और सिराजुद्दौला पराजित हो गया। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को कैद कर लिया गया और मीर जाफर के पुत्र मीरान ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिराजुद्दौला की हत्या किसने की, तो मीर जाफर के पुत्र मीरान ने। कि प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को कैद कर लिया गया और मीर जाफर के पुत्र मीरान ने उसकी हत्या कर दी। अपने वादे के मुताबिक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों का नवाब बना दिया। याद रखेंगे, तीनों का नवाब बना दिया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी दे दी। मीर जाफर ने अंग्रेजों को कितनी परगना की जमींदारी दे दी, तो 24, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की दीवानी प्राप्त हो गई अंग्रेजों को। याद रखेंगे। मीर जाफर ने अंग्रेजों को बर्धमान और नदिया के क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। तो बर्धमान और नदिया जो कि बंगाल का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, तो वह किसको दे दिया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अंग्रेजों को बर्धमान और नदिया
मीर जाफर अंग्रेजों की कठपुतली था, इसलिए उसकी सेना उसे क्या कहकर पुकारते थे, तो अंग्रेजों के चमचे कहते थे। याद रखेंगे, चूंकि मीर जाफर को तो अंग्रेजों ने ही बैठाया था और अंग्रेजों की वह चमचागिरी करता था, गुलामी करता था, इसी कारण मीर जाफर को उसकी सेना अंग्रेजों का चमचा कहते थे। इंपॉर्टेंट है। मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया। याद रखेंगे, मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया। तो इस प्रकार रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बनता है और मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब कब बनता है, तो 1757 ईस्वी में। याद रखेंगे 1757 ईस्वी में। और 1757 ईस्वी में बंगाल का पहला गवर्नर बनता है रॉबर्ट क्लाइव। और ये चीज़ें यहाँ से हम लोगों ने पूरा जो देख लिया था कि कौन कौन से गवर्नर बने, यहाँ से लेकर हम लोगों ने लॉर्ड माउंटबेटन तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो इस प्रकार अंग्रेजों का आगमन शुरू हो गया, अंग्रेजों का पैठ भारत में स्थापित हो गया। किसके बाद, तो प्लासी के युद्ध के बाद। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहा और फिर वह कहाँ चला गया, तो इंग्लैंड चला गया। फिर उसके बाद 5 वर्ष के बाद 1765 से 1767 ईस्वी तक गवर्नर रहा। हमने क्या बताया था कि हैरी बैरलास्ट और उसके बाद जॉन कार्टियर, उसके बाद जॉन ब्रास्ट, ये सभी जो थे क्या थे, इनके बीच में गवर्नर थे, छोटे छोटे थे। तो 1760 से लेकर 1765 ईस्वी तक याद रखेंगे। तो उसके बाद फिर 1765 से 1767 ईस्वी तक यह गवर्नर बनता है। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो होता है, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, वारेन हेस्टिंग्स। तो वहाँ से ये चीज़ें हम लोगों ने सभी देख लिया था। तो 1757 से 1760 ईस्वी तक यह बंगाल का गवर्नर रहा। फिर 1765 से 1767 ईस्वी तक यह बंगाल का गवर्नर रहा। अब प्लासी की युद्ध के बाद अंग्रेजों के व्यापारियों को राजनीतिक लाभ मिल गया। अंग्रेजों की व्यापारियों को राजनीतिक लाभ मिला और अंग्रेजों ने बंगाल के समस्त स्रोतों पर कब्जा कर लिया और बंगाल के व्यापार और वाणिज्य पर इनका एकाधिकार हो गया। तो चूंकि प्लासी का जब युद्ध जीत लिया तो इनको तो एक तरफ नदिया का भी क्षेत्र मिल गया, बर्धमान का भी क्षेत्र मिल गया, और उस समय बंगाल में बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक ही में था। तो तीनों का नवाब बन गया कौन, तो यह मीर जाफर। और मीर जाफर ने अंग्रेजों को पूरी तरह से छूट दे दी व्यापार करने के लिए, पूरी दीवानी दे दी। तो इस प्रकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा समेत नदिया और उसके बाद बर्धमान, इन सभी में इन्हें आसानी से व्यापार की सुविधा मिलने लगी। ये अब अंग्रेजों की कुटली, जो मीर जाफर था, अंग्रेजों की कठपुतली बन गया। तो इसी बाद प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज व्यापारियों को राजनीतिक लाभ मिला और अंग्रेजों ने बंगाल के समस्त स्रोतों पर कब्जा कर लिया और बंगाल के व्यापार और वाणिज्य पर अब अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया। प्लासी के युद्ध को भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत माना जाता है, क्योंकि यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की केंद्र बिंदु या प्रारंभिक सत्ता की शुरुआत थी। तो प्लासी के युद्ध को भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत माना जाता है, क्योंकि यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की केंद्र बिंदु या प्रारंभिक सत्ता की शुरुआत हुई थी। याद रखेंगे, प्लासी के युद्ध ने एक बात तो साबित कर दिया कि अंग्रेजों की सैन्य शक्ति बहुत मजबूत हो गई, और इसका कारण था कि उसने सिराजुद्दौला की 50,000 सैनिकों को पराजित किया था। तो एक बात तो प्लासी के युद्ध के बाद यह साबित हो गया कि अंग्रेजों की जो सैन्य शक्ति थी वह बहुत मजबूत हो गई। क्यों मजबूत हो गई? क्योंकि मात्र इनके पास 1500 सैनिक थे, और एक तो कूटनीति के बल पे और अपने बुद्धिमत्ता के बल पे इन्होंने क्या कर लिया कि जितने सारे शत्रु थे, अब ये मीर जाफर के, उनको अपने कब्जे में ले लिया, और सिराजुद्दौला के, और उसके बाद जो मीर जाफर था उसको नवाब बना दिया, जो कि उनकी कठपुतली था, खुद अंग्रेजों ने उसको नवाब बनाया था। साथ ही साथ उसका जो प्रमुख शत्रु था, जिसका नाम था
कौन? तो मीर जाफर। मीर जाफर को उसने इतना आसानी से अपने साम्राज्य में मिला लिया कि वे बिना टैक्स के अब व्यापार करने लगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध में यह साबित कर दिया कि अंग्रेजों की सैन्य शक्ति बहुत मजबूत हो गई, क्योंकि 1500 सैनिक मात्र 50,000 सैनिकों की, सिराजुद्दौला की 50,000 सैनिकों को क्या कर दिए? पराजित कर दिए। मीर जाफर ने धोखे से लगभग 25 से 30,000 सैनिक जो कि सिराजुद्दौला के थे उनको अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से खदेड़ दिया। तो प्लासी के युद्ध के बाद अब इनकी शक्ति मजबूत हो गई, क्योंकि अब नवाबों की शक्ति भी इनके पास थी। तो फ्रांसीसियों को पूरी तरह से इसने क्या कर दिया? अंग्रेजों ने खदेड़ दिया और उन्होंने बंगाल को अपनी शक्ति का प्रमुख केंद्र बना दिया और वहां पर एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र और मिलिट्री छावनी स्थापित की, और इसके साथ ही अंग्रेजों की अब प्रतिष्ठा भी बढ़ गई। तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भी पूरी तरह से खदेड़ दिया और बंगाल को अपनी सत्ता का प्रमुख केंद्र बना दिया, और वहां पर एक सैनिक प्रशिक्षण केंद्र और मिलिट्री छावनी की भी स्थापना कर दी। और इसके साथ ही अंग्रेजों की अब जो प्रतिष्ठा थी वह काफी बढ़ गई। याद रखेंगे, पर जो सरकार का स्वरूप था अब नहीं बदला, लेकिन सरकार का जो स्वरूप था वह नहीं बदला। याद रखेंगे, प्लासी की युद्ध के बाद अंग्रेज व्यापारी से शासक बन गए। पहले तो अंग्रेज व्यापारी थे, लेकिन अब क्या बन गए? तो वे शासक बन गए। नाम मात्र के शासक रखा था किसको? तो मीर जाफर को। वास्तव में अपनी सभी शासन का सत्ता केंद्र कौन स्थापित कर लिए? अंग्रेजों ने। तो पहले व्यापारी थे, अब ये शासक बन गए। साथ ही बंगाल के नवाब का ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारियों पर नियंत्रण क्या हो गया? समाप्त हो गया, और अंग्रेजों को आर्थिक लाभ हुआ और बंगाल उनके लिए दुधारू गाय बन गया। और बंगाल जो भारत का सर्वाधिक संपन्न प्रदेश था अब कंगाली के कगार पर पहुंच गया। तो याद रखेंगे, चूंकि प्लासी के युद्ध में पूरी तरह से पराजित किया था अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब को, तो अब अंग्रेज व्यापारी से क्या बन गए? शासक बन गए। और बंगाल के नवाब का ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारियों पर नियंत्रण जो है वह पूरी तरह से समाप्त हो गया, और अंग्रेजों को काफ़ी आर्थिक लाभ हुआ, और बंगाल अब उनके लिए दुधारू गाय बन गया। दुधारू गाय का मतलब होता है कि जब चाहे तब वह बंगाल से अपनी ये संपत्ति को पूरा कर सकते थे, जो चाहे वह बंगाल से अपने राज्य के लिए दोहन कर सकते थे। और साथ ही साथ चूंकि बंगाल जो भारत का उस समय सर्वाधिक संपन्न प्रदेश था, अब धीरे धीरे कंगाली पर पहुंच गया था। प्लासी के युद्ध के बाद सत्ता की मुख्य शक्ति रॉबर्ट क्लाइव के पास थी, और मीर जाफर पूरी तरह से रॉबर्ट क्लाइव पर निर्भर था। अर्थात रॉबर्ट क्लाइव जो कहता था मीर जाफर वही करता था। तो हमने क्या बताया कि मीर जाफर कठपुतली बन गया था, और चूंकि अंग्रेजों ने ही उसे बैठाया था गद्दी पे, तो कठपुतली बन गया था। तो वह जैसे जैसे रॉबर्ट क्लाइव कहता था वैसे वैसे मीर जाफर क्या करता था? तो वह काम करता था। याद रखेंगे कि मुख्य शक्ति अब रॉबर्ट क्लाइव के पास थी, और जो मीर जाफर था वह पूरी तरह से रॉबर्ट क्लाइव पर निर्भर हो गया था। रॉबर्ट क्लाइव जो कहता था मीर जाफर वही करता था। मीर जाफर के कोर्ट में एक अंग्रेज अधिकारी को अस्थायी रूप से रखा गया, ताकि मीर जाफर अंग्रेजों के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर सके। मीर जाफर के कचहरी में, कोर्ट में एक अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया था, ये देखने के लिए कहीं मीर जाफर अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा। अगर वह षड्यंत्र करता तो मीर जाफर, तो ये रॉबर्ट क्लाइव क्या करता? तो उसके विरुद्ध आक्रमण कर देता। तो इसी कारण मीर जाफर के विरुद्ध अंग्रेजों ने उसके कोर्ट में एक अंग्रेज अधिकारी को क्या किया था? तो नियुक्त कर दिया था, उसके षड्यंत्र को जांचने के लिए, देखने के लिए। अंग्रेज और मीर जाफर के बीच एक समझौते के अनुसार मीर जाफर को 1,70,00,000 रुपया युद्ध हार जाने के रूप में अंग्रेजों को देना था। फिर मीर जाफर ने अंग्रेजों को अनेक उपहार दिए, जिससे उसका राजकोष रिक्त हो गया। तो इस प्लासी के युद्ध में मीर जाफर
और अंग्रेजों के बीच एक समझौता भी हुआ था कि जो भी नुकसान होता है, क्योंकि मैं आपको राज्य सौंप दे रहा हूं। अंग्रेजों ने क्या कहा था, रॉबर्ट क्लाइव ने, कि मीर जाफर को ये कहा कि गद्दी पर दिया कि ठीक है मैं तो आपको राजा बना रहा हूं, लेकिन राजा बनने के बाद जो भी क्षति होगी उस क्षति में 1,70,00,000 रुपया आप युद्ध का हर्जाना के रूप में देंगे, और साथ ही साथ हमें ये जो आपका बंगाल है, इस बंगाल में हमें कोई रोक टोक नहीं रहेगा राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से। तो ये भी समझौता में हुआ था। तो 1,70,00,000 रुपया जो था वह अंग्रेजों के अपने वादे के मुताबिक या शर्त के मुताबिक दे देना था। साथ ही साथ कई उपहार भी देना था, तो उपहार भी दिए मीर जाफर ने। तो 1,70,00,000 रुपया तो दिया ही दिया युद्ध के हर्जाना के रूप में मीर जाफर ने अंग्रेजों को, साथ ही साथ कई उपहार भी दिया, जिसके कारण उसका जो राजकोष था वह रिक्त हो गया। मीर जाफर ने अपनी राजकोष को भरने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। इस प्रकार नवाब के संबंध अंग्रेजों से बिगड़ने लगे, और इस प्रकार अंग्रेजों के द्वारा लगातार पैसे की मांग की पूर्ति नहीं होने के कारण अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब मीर जाफर का राजकोष क्या होने लगा, तो रिक्त होने लगा, खाली होने लगा। अब मीर जाफर का जब राजकोष खाली होने लगा तो इस प्रकार मीर जाफर अब को लगने लगा कि एक ऐसा नहीं हो जाए कि पूरी तरह से हम कंगाल ही हो जाए। तो अब मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच का जो संबंध था वह बिगड़ने लगा। तो जब राजकोष खाली होने लगा तो अंग्रेजों को अब जो पैसा जो था वह कम मिलने लगा, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, लगातार नवाब से पैसे की मांग करते थे। तो जब धीरे धीरे इनकी जो राजकोष थी वह रिक्त होने लगी, तो अब क्या होने लगी, तो नवाब अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर जाफर को हटा करके और उसका दामाद जिसका नाम था मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। याद रखेंगे, मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने किसे बना दिया नवाब, तो उसका दामाद मीर कासिम को बना दिया। इंपॉर्टेंट है। तो मीर कासिम कौन था, तो मीर जाफर का दामाद था। याद रखेंगे, मीर कासिम नवाब बनने से पहले अंग्रेजों को यह वचन दे दिया था कि वह अंग्रेजों को बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी दे देगा। तो एक ही शर्त पर अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब बनाया था कि जब आप नवाब बनिएगा तो हमें कौन कौन सा बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव इनकी जमींदारी दे दीजिएगा। तो अपने वादे के मुताबिक मीर कासिम ने अंग्रेजों को बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी दे दी। याद रखेंगे, तो मीर कासिम को 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनाया गया। याद रखेंगे कि मीर कासिम को कब बनाया गया बंगाल का नवाब, 1760 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, 1760 ईस्वी में। ईस्वी में मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहां बना दी, तो मुंगेर बना दी। याद रखेंगे, पहले जो राजधानी थी वह कहां पे थी, शुरू में ढाका थी। उसके बाद अगली राजधानी कौन बनी, तो मुर्शिदाबाद बनी। मुर्शिद कुली खान ने कहां बनाई थी, मुर्शिदाबाद ने। और मुर्शिदाबाद से अब राजधानी कहां पे हो गई, मुंगेर में। याद रखेंगे, कहाँ किस वर्ष बनाई, 1760 ईस्वी में। और इसी साल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच एक संधि हुई जिसे मुंगेर की संधि कहा जाता है। और इसी मुंगेर की संधि के तहत बंगाल के 3 क्षेत्र बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव अंग्रेजों को दे दिए गए। तो अभी हमने क्या बताया था कि नवाब बनते ही एक शर्त रखा गया था कि आप हमको बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी दीजिएगा। किसने कहा था, अंग्रेजों ने, इस मीर कासिम को। तो जब 1760 ईस्वी में यह बंगाल का नवाब बना तो बनते ही एक मुंगेर की संधि हुई। और क्योंकि मुर्शिदाबाद से इसने राजधानी को हटाकर कहाँ बना दिया, तो मुंगेर को बना दिया। और इस प्रकार मुंगेर की संधि हुई। और इस मुंगेर की संधि में बंगाल के 3 क्षेत्र
बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, इन तीनों की जमींदारी किसको दे दी गई? तो अंग्रेजों को दे दी गई। और एक तरह से कहा जाए कि इनकी पूरी जो नेतृत्वकर्ता थी ये अब अंग्रेज हो गए, बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव के। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अब ऐसा लगा कि मीर कासिम हमारा गुलाम है और जो कहा जाएगा वही करेगा, लेकिन मीर कासिम अंग्रेजों के आशा के प्रतिकूल निकला। अब चूंकि मीर जाफर को हटाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, यही सोच के कि मीर जाफर से अब अंग्रेजों को अब राजकोष कम मिल रहा है, याद रखेंगे। लेकिन मीर कासिम को इसीलिए बैठाया गया था कि अंग्रेज जो कहेंगे मीर कासिम वही करेगा, लेकिन ठीक उल्टा हुआ। मीर कासिम ने अंग्रेजों का विरोध शुरू कर दिया, याद रखेंगे। बिहार का उप गवर्नर उस समय कौन था? तो राम नारायण था, और मीर कासिम उससे बिहार के राजस्व खाते की मांग कर रहा था। पर मीर कासिम को राम नारायण की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इससे मीर कासिम को समझ में आ गया कि इसमें अंग्रेजों का ही हाथ है। अंग्रेजों ने ही राम नारायण को बिहार के राजस्व खाते की जो जानकारी है वह नवाब को देने के लिए मना कर दिया था। तो उस समय बिहार का उप गवर्नर कौन था? राम नारायण था, और मीर कासिम उससे बिहार के राजस्व के संबंध में खाते की मांग कर रहा था। पर मीर कासिम को राम नारायण की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इससे मीर कासिम समझ गया कि इसके पीछे किसका हाथ है? तो अंग्रेजों का हाथ है, याद रखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक पास अर्थात ट्रेड परमिट मिलता था, व्यापार करने का एक आसान परमिट मिलता था, जिसके तहत अंग्रेजों को टैक्स नहीं देना होता था। और दोबारा से जिसको लेकर सिराजुद्दौला से मतभेद हो गया था, मीर कासिम से भी मतभेद हो गया। तो चूंकि इसके पहले ट्रेड परमिट मिलता था व्यापार करने का बिना कर के और उसका अंग्रेज दुरुपयोग करते थे, तो सिराजुद्दौला से क्या हो गया? सिराजुद्दौला ने धीरे धीरे इस ट्रेड परमिट को क्या कर दिया था? तो बंद कर दिया था। और इसी कारण चूंकि उसका राजकोष जब खाली होने लगा, तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया? सिराजुद्दौला को हटाकर मीर कासिम को अगला बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन मीर कासिम ने भी क्या किया कि ट्रेड परमिट को अर्थात जो बिना टैक्स का अंग्रेजों का व्यापार था उस पर बैन लगा दिया। तो इसी कारण मीर कासिम से भी अंग्रेजों का मतभेद शुरू हो गया। इंपॉर्टेंट है।
अब हम लोग आते हैं कर्नाटक राज्य पे। अगला जो राज्य है वह है कर्नाटक। अगला राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। तो सबसे पहले इसकी संस्थापक की बात की जाए तो कर्नाटक का संस्थापक कौन था? सादुतुल्ला खां। याद रखेंगे, स्वतंत्र कर्नाटक की स्थापना किसने की थी? सादुतुल्ला खां ने। तो स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की? सादुतुल्ला खां ने। याद रखेंगे, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो अर्काट थी। इसकी राजधानी सादुतुल्ला खां ने कहाँ बनाई? तो अर्काट बनाई। कहाँ बनी? अर्काट। याद रखेंगे, तो इसकी राजधानी कहाँ बनी? अर्काट। 1740 ईस्वी में इसका उत्तराधिकारी कौन बना? दोस्त अली। सत्रह सौ 40 ईस्वी में इस अगला उत्तराधिकारी कौन बना? दोस्त अली। कौन बना? दोस्त अली बना। याद रखेंगे, दोस्त अली की हत्या किसने की? मराठों ने। दोस्त अली की हत्या किसने की? मराठों ने की। याद रखेंगे, दोस्त अली की हत्या मराठों ने की। उसके बाद उसका अगला उत्तराधिकारी सफदर अली बनता है। याद रखेंगे, इसके बाद अगला उत्तराधिकारी सफदर अली बनता है। कौन? सफदर अली। और सफदर अली के बाद कर्नाटक पर यूरोपीय कंपनी का अधिकार हो गया। याद रखेंगे कि सफदर अली के बाद कर्नाटक पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। तो कर्नाटक का संस्थापक कौन था? सादुतुल्ला खां। इसने इसकी राजधानी कहाँ बनाई? अर्काट को बनाई। 1740 ईस्वी में इसके बाद अगला उत्तराधिकारी बना दोस्त अली, जिसकी हत्या मराठों ने कर दी। और इसके बाद दोस्त अली के बाद अगला उत्तराधिकारी बना सफदर अली, और सफदर अली को हरा करके कर्नाटक पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। इस प्रकार कर्नाटक भी अंग्रेजों के अधीन हो गया। इसके बाद रुखेलखंड नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बीर दाऊद ने। याद रखेंगे, रुहेलखंड। तो रुहेलखंड का स्वतंत्र संस्थापक कौन था? रुहेलखंड का स्वतंत्र संस्थापक कौन था? तो वो था बीर दाऊद और उसका पुत्र अली मोहम्मद।
वीर दाऊद और इसका पुत्र अली मोहम्मद, याद रखेंगे अली मोहम्मद। तो इसके बारे में बस इतना ही पूछा जाता है, इसके संस्थापक के बारे में। वीर दाऊद याद रखेंगे और उसका पुत्र अली मोहम्मद इस जो रुहेलखंड थे इसके संस्थापक थे। इसके बाद एक और स्वतंत्र राज्य बनता है भरतपुर। कौन बनता है? भरतपुर। भरतपुर की स्थापना किसने की? स्वतंत्र भरतपुर की स्थापना तो चूड़ामन और बदन सिंह, याद रखेंगे। स्वतंत्र संस्थापक तो भरतपुर का स्वतंत्र संस्थापन कौन था? तो चूड़ामन और बदन सिंह। चूड़ामन और बदन सिंह। और इन्होंने इस भरतपुर की स्थापना कौन कौन इलाके को जीतकर किया? तो दिल्ली, मथुरा और आगरा को जीतकर। याद रखेंगे कि दिल्ली, आगरा और मथुरा को जीतकर चूड़ामन और बदन सिंह ने भरतपुर की स्थापना की। याद रखेंगे कि दिल्ली जो भरतपुर था इसका स्वतंत्र संस्थापक कौन था? तो स्वतंत्र संस्थापक था चूड़ामन और बदन सिंह। ये जाट थे, क्या थे? जाट थे। तो उस समय दिल्ली, आगरा और मथुरा पर जाटों का साम्राज्य था। तो ये जाट थे चूड़ामन और बदन सिंह। इन्होंने दिल्ली, आगरा और मथुरा को जीतकर स्वतंत्र भरतपुर की स्थापना की। जाटों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? सूरजमल। 1763 ईस्वी में सूरजमल का जब निधन हो गया तो भरतपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। याद रखेंगे कि 1763 ईस्वी में जाटों का सबसे शक्तिशाली शासक, ये सभी क्या थे? तो जाट थे। याद रखेंगे जाटों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो सूरजमल था। जिसका निधन हुआ और अंग्रेजों का भरतपुर पर कब्जा हो गया। भरतपुर पर कब्जा हो गया, याद रखेंगे। याद रखेंगे कि भरतपुर का स्वतंत्र संस्थापक था चूड़ामन और बदन सिंह, जो क्या थे? तो जाट थे। ये दिल्ली, आगरा और मथुरा के इलाके को जीतकर चूड़ामन और बदन सिंह ने स्वतंत्र भरतपुर की स्थापना की। जाटों का सबसे शक्तिशाली शासक सूरजमल था, जो 1763 ईस्वी में इसका निधन हो गया। और जब सूरजमल का निधन हो गया तो उसके बाद अंग्रेजों का भरतपुर पर क्या हो गया? कब्जा हो गया। और इस प्रकार भरतपुर भी अंग्रेजों के अधीन चला गया। तो हमने क्या देखा कि कई जो कि केंद्रीय मुगल साम्राज्य अब अलग होकर छोटे छोटे राज्यों में अलग होने लगे। और इस प्रकार अवध, बंगाल और हैदराबाद अलग हो गए। कई मुगल साम्राज्य के अलग होने के बाद कई राज्यों ने अपनी साम्राज्य स्थापित कर ली, जैसे मैसूर, केरल और राजस्थान जो कि राजपूत का इलाका था, मराठा, सिख। हमने देखा कि हैदराबाद की स्थापना किसने किया? तो निजामुल मुल्क ने, अर्थात चिंकलिज खां ने किया। अवध एक स्वतंत्र मुख्यालय बना, जिसकी स्थापना किसने किया था?
शहादत खान ने, जो एक शिया मुसलमान था। बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने किया और उसे काफ़ी समृद्धशाली बनाया। किसने? 1727 ईस्वी ने शुजाउद्दीन ने बंगाल को काफ़ी आगे बढ़ाया। 18वीं शताब्दी में जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमज़ोर हुए तो राजपूतों ने फिर से अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया और एक समय तो वे दिल्ली के दक्षिण से पूरे पश्चिमी घाट तक अपना कब्जा कर लिए थे। याद रखेंगे कि राजपूतों ने फिर से अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया और एक समय तो वे दिल्ली के दक्षिण से पूरे पश्चिमी घाट पर अपना साम्राज्य कब्जा कर लिए थे। पश्चिमी और पूर्वी घाट जहां मिलते हैं वहां पर एक स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर बना। याद रखेंगे, तो पश्चिमी और पूर्वी घाट जहां पर मिलते हैं वहां पर एक स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर बना। केरल भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बना जिसकी स्थापना किसने था? केरल भी एक स्वतंत्र राज्य बना जिसकी स्थापना किसने की? मार्तंड ने। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसकी राजधानी किसे बनाया मार्तंड ने? तो त्रावणकोर को। तो केरल की स्थापना किसने की? मार्तंड वर्मा ने। और उसकी राजधानी किसे बनाई? तो त्रावणकोर को। मार्तंड वर्मा ने केरल की सीमा को कन्याकुमारी से लेकर कोचीन तक बढ़ाया और पश्चिमी मॉडल के आधार पर यहाँ नौसैनिक संगठन बनाने का प्रयास किया। याद रखेंगे कि केरल की स्थापना किसने किया? मार्तंड वर्मा ने। और कन्याकुमारी से लेकर कोचीन तक इसके साम्राज्य को बढ़ाया और पश्चिमी मॉडल के आधार पर यहाँ पर इसने एक नौसैनिक संगठन बनाने का प्रयास किया। जाट मुख्यतः किसान थे जो दिल्ली, मथुरा और आगरा में निवास करते थे। याद रखेंगे, औरंगजेब ने जो नीति अपनाई थी जाटों ने उसका काफ़ी खुलकर विरोध किया, क्योंकि जाट क्या थे? तो राजपूत के एक प्रकार होते थे और वे अंग्रेजों के मुसलमानों के काफ़ी विरोधी थे। तो औरंगजेब ने जो नीति बनाई थी जाटों ने उसका खुलकर विरोध किया। जाटों के मुख्य नेता कौन थे? चूड़ामन और उसके बाद बदन सिंह, और उन्होंने मिलकर भरतपुर नामक एक अलग राज्य बनाया जो अभी हमने देख लिया। तो चूड़ामन और बदन सिंह जाटों के मुख्य नेता थे जिन्होंने भरतपुर नामक एक अलग राज्य बनाया। जाटों की शक्ति को सूरजमल ने आगे बढ़ाया और इसने जाट साम्राज्य के गंगा के पूर्व से चंबल के दक्षिण तक पहुंचाया और इसके अंदर आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ को शामिल कर लिया। याद रखेंगे, तो जाटों की शक्ति को सूरजमल ने काफ़ी आगे बढ़ाया और इसने जाट साम्राज्य के गंगा से पूर्व से चंबल के दक्षिण तक पहुंचाया। याद रखेंगे, और इसके अंदर आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ को शामिल कर लिया। सूरजमल की मृत्यु के बाद जाटों की शक्ति क्या हो गई? तो घट गई। सूरजमल की मृत्यु के बाद जाटों की शक्ति क्या हो गई? तो घट गई। जाट समुदाय जाति के आधार पर इकट्ठे समुदाय में रहते थे। याद रखेंगे, जाट समुदाय जाति के आधार पर इकट्ठे समुदाय में रहते थे। सिखों के गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को अपने धर्म और आज़ादी को बचाने के लिए उन्हें बंदूकधारी बनाना शुरू किया। याद रखेंगे, तो सिखों के गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को अपने धर्म और आज़ादी को बचाने के लिए बंदूकधारी बनाना शुरू किया। तो इस प्रकार अंग्रेजों के समय में बहुत सारे राष्ट्र स्वतंत्र हो गए और इन सब पर अंग्रेजों का धीरे धीरे कब्जा हो गया। और अब हम लोग देखेंगे एक महान क्रांति जिसका नाम है 1857 की क्रांति। और इसके पहले जो औरंगजेब के बाद जो परवर्ती मुगल शासक हुए थे उनके संबंध में कुछ घटनाएं को देखेंगे। और तब जब भारत में विवश हो जाएंगे बहुत सारे जो आंदोलन, भारत ये विवश हो जाएंगे तो एक महत्वपूर्ण आंदोलन होगा, महत्वपूर्ण क्रांति होगा, जिसे भारत में 1857 की महान क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और शुरुआत करेंगे इन 1857 की क्रांति और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।